हाय बच्चों, जैसा कि मैंने अभी लास्ट 2 वीडियोस में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दिया, आपको बताया कि हम लोग क्या काम करते हैं, कौन सी 4 सर्विसेज पे आपको फोकस करना है। दूसरी वीडियो में मैंने स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के बारे में बताया, उस सर्विस का एक ओवरव्यू दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ बातें की आपसे। अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स की। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है ना, इस डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में रखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो हेड्स ऑफ इनकम है वो क्या क्या होती है। तो हेड्स ऑफ इनकम मतलब इनकम किस किस हेड के अंडर आती है, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है, जो कंसेप्ट है वो ये है, आपने सुना होगा अक्सर कि सैलरीड एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, ठीक है। तो इन टर्म्स के हिसाब से क्या होता है, हेड्स बने हुए हैं। तो 5 हेड्स जो हैं इनकम टैक्स में बने हुए हैं वो है, पहला हेड है सैलरी, दूसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें बिजनेस या प्रोफेशनल्स आते हैं। तीसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई अर्न कर रहा है, घर से किराए से कोई अर्न कर रहा है, वो आता है। चौथा हो गया कैपिटल गेन्स और 5वां हो गया अदर सोर्सेज। अगर मैं लॉ के सिक्वेंसिंग के हिसाब से बात करूं तो पहला हो गया सैलरी, दूसरा हो गया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, चौथा हो गया कैपिटल गेन और 5वां है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनके अंदर इनकम क्या क्या होती है। सैलरी, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो सैलरी से आप नाम से ही समझ रहे हैं, जहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होता है तो वहां पर सैलरी इनकम होती है, और सैलरी इनकम जो होती है उस पर टैक्स लगता है स्लैब्स के हिसाब से, क्योंकि सैलरी इंडिविजुअल को मिलती है और इंडिविजुअल स्लैब से कवर रहता है। अगर बात मैं करूं कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की, तो कैपिटल गेन बेसिकली आपने सुना ही होगा, आज की डेट में लोगों की काफ़ी ट्रेडिंग से इनकम हो रही है, कोई हाउस बेच रहा है, परचेज कर रहा है, तो कैपिटल गेन किस पे होता है, बेसिकली कैपिटल एसेट पे होता है, जो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, ठीक है। अदर सोर्सेज की बात करूं तो एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जो इनकम है वो अदर सोर्सेज में आती है। हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर किसी के रेंटल इनकम है हाउस से, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो मैंने आपको 4 हेड्स बताए अभी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, PGBP बोलते हैं इसको। अगर इसमें किसी की इनकम है, मतलब कोई बिजनेस या फिर अगर कोई प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, तो ये सब लोग जो है ये PGBP हेड में फॉल करती है इनकी इनकम। और जो भी इनकम इनको PGBP से हो रही है, तो डिपेंडिंग कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, कंपनी की कैपेसिटी में है, उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी बनती है। अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट सिस्टम चलता है, और अगर कंपनी LLP है तो फ्लैट परसेंटेज टैक्स रखता है, जैसे 25% कंपनी के केस में, 30% LLP के केस में, तो इस तरह से चलता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हेड वाइज मैंने आपको बता दिया कि इनकम क्या क्या होती है। अब क्या होता है कि सेकेंड पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना पर्सन्स डिफाइंड है इनकम टैक्स लॉ में। पर्सन्स, जैसे पर्सन का मतलब हम तो समझते हैं आम भाषा में कि इंडिविजुअल, जैसे आप पर्सन है, मैं पर्सन हूँ, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स की भाषा में ना हर एक असेसी जिस पे टैक्स लग सकता है वो पर्सन है। अब वो असेसी इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब पर्सन जो है वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक कंपनी हो सकती है, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, वो एक HUF हो सकती है जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, वो एक आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई मंदिर वगैरह है, ये सब ट्रस्ट वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से पर्सन डिफाइंड है इनकम टैक्स लॉ के अंडर। कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये सब जो है ना, ये भी पर्सन के रूप में ही माना जाता है इनकम टैक्स में। अब इन पर्सन्स का ना क्या है कि इनकम जो है, जैसे कोई इंडिविजुअल है, अब उसकी बिजनेस से इनकम भी हो सकती है, हो सकता है कि सैलरी से इनकम भी हो सकता है अदर सोर्सेज से इनकम भी हो, जो मैंने आपको भी बताया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और हो सकता है उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी हो सकता है, सारे 5 हेड में इनकम है किसी की, राइट। चांसेस कम होते हैं वैसे, सैलरीड एम्प्लॉय जनरली बिजनेस नहीं करते, बट आजकल मून लाइटिंग का कंसेप्ट है, आप लोग जानते हैं। तो अब ये इनकम्स जो है ना, हमें क्या करना होता है, इन इनकम्स को इवेल्युएट करना होता है पहले, जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं क्लाइंट के साथ। तो इंडिविजुअल का जैसे मैंने आइडिया दे दिया आपको, ऐसे ही कंपनी का है। कंपनी की मेजरली ना, क्योंकि कंपनी तो बनी ही बिजनेस पर्पस के लिए है, सैलरी तो मिलेगी नहीं कंपनी को, तो कंपनी की इनकम बिजनेस से होती है। कंपनी की इनकम कैपिटल गेन से या लॉस भी कंपनी का हो सकता है, अगर उसने कोई कैपिटल एसेट बेचा या खरीदा है।
कंपनी की हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम डेफिनेटली हो सकती है, या लॉस जो भी है। और कंपनी जो है अदर सोर्सेज में भी इनकम हो सकती है। तो कंपनी जो है ना सैलरी छोड़ के, मतलब कंपनी, एलएलपी और जो भी अदर एंटिटीज हैं जो इंडिविजुअल नहीं है, नॉन इंडिविजुअल हैं, उनकी किसी भी हेड में इनकम हो सकती है, ठीक है। सैलरी से नहीं हो सकती है, सैलरी से सिर्फ इंडिविजुअल की ही इनकम हो सकती है। तो अब मैंने आपको दो पार्ट बता दिए, पहला कि किन किन हेड्स में इनकम लगती है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडिंग अपॉन पर्सन कैसे कैसे इनकम होती है उसकी, कौन कौन से हेड्स में, मतलब ये हेड्स के हिसाब से मैंने मैपिंग करके आपको बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। तो अभी सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, पीछे जाके दोबारा से अभी तक का रिपीट कर लें, उसके नोट्स बना लें जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इतना आप काम कर लें। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपसे डिस्कस करूंगा थर्ड पार्ट पे जाने से पहले। ये जो भी आपने अभी इवेल्युएट किया, इंडिविजुअल है, टाइप ऑफ इनकम है, या कंपनी है, टाइप ऑफ इनकम है, नेचर ऑफ इनकम है, इसको ना वैलिडेट करने के लिए ना हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी लेने होते हैं क्लाइंट से। जैसे क्लाइंट का पैन, ठीक है, क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, क्लाइंट की फॉर्म 16 या 16 कैपिटल ए, ठीक है, या फिर इनकम टैक्स पोर्टल के क्रेडेंशियल्स भी, मतलब क्रेडेंशियल मतलब पासवर्ड, पैन तो यूजर आईडी हो गई, पासवर्ड आपको लेना होता है। सिक्योर्ड वे में कैसे लेना है, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, किस तरह से आप क्लाइंट से डिटेल लेंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मत लें, ऑफिशियल डेटा पे ही लें, मतलब ऑफिशियल ईमेल पे लें ये डेटा जो भी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो अब आपको बेसिकली ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई इसका मतलब भी बता देता हूँ थर्ड पार्ट पे जाने से पहले। थर्ड पार्ट बेसिकली रिटर्न से रिलेटेड है, तो उस पे जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको इसलिए अभी रोक दिया बिकॉज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने असेसी, आपको पता लग गया कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, एलएलपी है, एचयूएफ है या ट्रस्ट है, ठीक है। आपके पास बेसिकली मेजरली जो आएंगे ना वो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सैलरीड भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस आएंगे जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कंपनी भी हो सकते हैं और एलएलपी भी हो सकते हैं। यही आपके पास मतलब 5-6 तरह की रिटर्न्स आएंगी। टू बी प्रिसाइज, इंडिविजुअल सैलरीड, इंडिविजुअल बिजनेस, कंपनी, एलएलपी और डायरेक्टर्स इन कंपनी या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपीज के, ठीक है। तो ये तरह के ही आपके पास केसेस आएंगे ज़्यादातर। और इनकम आपको मैंने बताई दिया हेड्स क्या क्या हैं। डॉक्यूमेंट में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो वो जो भी उसने टीडीएस डिडक्ट किया है, जो उसकी कैलकुलेशन है, एग्जेम्पशंस है, ग्रेचुइटी, ये वो डिडक्शन, सारी डिटेल उसके अंदर आती हैं। 16A अगर कोई बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो वो जो टीडीएस काट रहा है, वो पीरियोडिकली क्वार्टरली जो डिपॉजिट कर रहा है, वो 16A में आता है, ठीक है। तो 16A ये फॉर्म्स होते हैं। लेकिन क्या है, 16A में जो है उसको वैलिडेट किया जाता है इनकम टैक्स पोर्टल के पोस्ट लॉगिन सर्विसेज से, जिनको 26AS, AIS और TIS बोला जाता है। अब ये 26AS क्या है, AIS क्या है, TIS क्या है? देखिए, इस टाइम आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ये बिजनेस डेवलपमेंट की कर रहे हैं। फर्दर मान लीजिए रिटर्न फाइल करनी भी सीखनी है, उसकी इंटर्नशिप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस वाली इंटर्नशिप में ये वाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी कि ये कैसे चेक करना है, कैसे वैलिडेट करना है। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स पता होनी चाहिए जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्म 16, फॉर्म 16A, इनकम टैक्स पोर्टल का यूजर आईडी, पासवर्ड बना हुआ है तो ले लो, नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा हमें, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। और चौथा आपको देखना है इन्वेस्टमेंट प्रूफ, पांचवा बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्लस जब आप ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, आपको क्लाइंट से ये इंफॉर्मेशन लेते हुए हमेशा क्लियर रहना है, बिकॉज क्लाइंट को भी नहीं पता कि ये जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे शेयर कर रहा है ये फाइनल है या नहीं है। बिकॉज कभी कभी क्लाइंट ही भूल जाता है, ट्रेडिंग करके भूल गया कोई ट्रांजेक्शन, कोई शेयर्स उसने बेचे पिछले साल भूल गया हो, तो कैपिटल गेन या लॉस जो था वो कैलकुलेट हमें करना पड़ता है, रिटर्न में फाइल करना पड़ता है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम नहीं रहती क्लाइंट को याद, एफडीज पे जो इंटरेस्ट होते हैं, है ना। मान लीजिए वो कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस करके उसने कोई हाउस बेचा, ठीक है, क्योंकि बड़े शहरों में आजकल लोग ये भी करते हैं, हाउस खरीदते बेचते हैं, है ना। उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस कर दी, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गई, ये सब चीज़ें ना पोस्ट लॉगिन पता चलती हैं, उसके AIS, TIS या 26AS में ही इंफॉर्मेशन होती है।
ठीक है ना। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, ये इन्फॉर्मेशन फाइनल फ्रीज होने के बाद ही फाइनल कोर्ट जा सकता है। तो हमेशा हमारी कोटेशन या डिस्कशन जो होगी उसमें क्लाइंट को हमेशा बोलना है कि सर जो भी हमारी डिस्कशन हो रही है बेस्ड ऑन दिस मैं आपको ये कोटेशन बता रहा हूँ, बट अगर आपका 26 AS, AIS और TIS इसमें कोई डिफरेंस होता है, ठीक है, मान लीजिए इसमें आपकी एडिशनल इनकम्स भी हैं, हमारा वर्किंग बढ़ जाता है, तो फाइनल कोड डिफरेंट हो सकता है। अब ये नोट कर लीजिए, दोबारा से पॉज करो, ठीक है, लिख लो, पीछे जाके दोबारा से इसे देख लो, ठीक, उसके बाद लिख लो। ये सब चीज़ें ये क्विज में पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही, 26 AS में क्या है, AIS में क्या है, TIS में क्या है, ये नहीं, 26 AS, AIS, TIS, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और इनका डेटा क्या होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि ये टर्म्स बेसिकली क्लाइंट से हमें क्या क्या लेना होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं अपने तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। इसमें क्या होता है, इसमें ना इनकम टैक्स रिटर्न आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या एप्लीकेबल होगी क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। आप ड्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप बिल्कुल सही अनुमान लगाएं, बट अगर आप ये लगा पाते हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, है ना। कल को आप फ्यूचर में ITR फाइलिंग या ITR ऑपरेशन की इंटर्नशिप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस केस में। अब क्या है कि जैसे कोई सैलरीड, जैसे मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया 5 हेड, सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये 5 हेड मैंने आपसे डिस्कस किए, ठीक है। ये 5 हेड में अगर किसी की इनकम है उसके हिसाब से क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, जो मैंने पार्ट 2 में आपसे डिस्कस किया, आपको उस एसएससी की रिटर्न फाइल करनी है, जो हम पार्ट 3 में हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी 50 लाख रुपए या उससे कम है, ठीक है, मतलब 50 लाख रुपए तक है अगर उसकी सैलरी है, या फिर उसकी कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और या फिर उसकी अदर सोर्सेज से भी इनकम है, ठीक है, या फिर तीनों से ही है। 50 लाख तक सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है एक, और अदर सोर्सेज से उसकी कुछ इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी है। इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको ITR 1 फाइल करनी है। ITR 1 मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न 1, फॉर्म नंबर है ये, ITR 1 बोलते हैं इसको। अगर 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, या मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं, अदर सोर्सेज से भी है साथ में, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ कैपिटल गेन से इनकम है तो ITR 2 फाइल करनी है। सैलरी 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 2 फाइल करनी है। उसकी अदर सोर्सेज से, सिर्फ अदर सोर्सेज से इनकम है तो ITR 2 रिकमेंडेड है, 1 भी फाइल कर सकता है बट 2 रिकमेंडेड होती है। अब ये ITR 1 और 2 की मैंने बात करी, बात किसकी करी, इंडिविजुअल की बात करी मैंने अभी आपसे, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल सपोज डायरेक्टर भी है कंपनी में, या डेजिग्नेटेड पार्टनर है किसी LLP में, डायरेक्टर है कंपनी में या डेजिग्नेटेड पार्टनर है किसी LLP में, तो उस केस में क्या होगा, ITR 2 या ITR 3 फाइल होगी, डिपेंड करेगा कि इसकी दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। क्योंकि 5 हेड है, 5 हेड में कहीं भी इनकम हो सकती है, प्लस डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, तो 1 तो फाइल नहीं होगी, 2 या 3 फाइल होगी, डिपेंड करेगा इसकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है, ठीक है। और जो भी इसकी शेयर होल्डिंग है अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनीज में, ये सारी रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये भी रिपोर्ट करनी है। अनलिस्टेड मतलब खुद की कंपनी वाली भी, और अगर किसी और कंपनी में इसकी होल्डिंग है वो भी होगी, अगर किसी और अनलिस्टेड कंपनी में पैसा डाला हुआ है तो वो भी होगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो है ना, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बोला, वो हमें क्लाइंट से लेनी है। बैंक स्टेटमेंट से ये सब कुछ अपीयर हो जाता है, सारी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, सारी तरह की ट्रांजेक्शन। और बैंक स्टेटमेंट में क्लाइंट को ये रिकमेंड करो कि सर आप ना बैंक स्टेटमेंट जितनी भी अकाउंट खुले हैं ना सबकी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी की हाइड करेंगे बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें ना डिले होगा आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में, है ना, बाद में आपको डिपार्टमेंट से नोटिस वगैरह भी आ सकता है, तो वो सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं वापस आता हूँ अपने पार्ट 3 पे अगेन। तो ITR 1, 2 की हमने बात कर ली, ठीक है, इंडिविजुअल की केस में ये फाइल होती हैं। अब कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, उसके केस में कौन सी रिटर्न फाइल होती है, उसके केस में रिटर्न फाइल होती है ITR 6, ठीक है। ITR 6 जो है इनकम टैक्स रिटर्न 6 नंबर जो फॉर्म है, वो कंपनी प्राइवेट हो, OPC हो, उनके केस में वो फाइल होगी, ठीक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ डीड बनी हुई है, उस केस में जो रिटर्न फाइल होती है वो ITR 5 फाइल होती है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ITR 5 होगी फर्म के केस में, LLP भी हो सकती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और ITR 6 होगी कंपनी के केस में। तो देखिए, अब मैंने ITR 2 की, ITR 1 की और ITR 5, 6 की आपसे बात की है।
ITR 3-4 जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न्स हैं उनकी मैं बात अब करूंगा आपसे। देखिए ITR 3 जो रिटर्न होती है वो उनके केस में फाइल होती है जब किसी की बिजनेस इनकम है और ऑडिट वाला केस है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है, उस केस में ITR 3 फाइल होगी। लेकिन बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के पास एक ऑप्शन होता है जिसमें वो 44AD अगर बिजनेस है और 44ADA अगर प्रोफेशनल है तो वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये प्रिजम्पटिव बेसिस क्या है? प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब उनको कुछ परसेंटेज जो है ना वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इवन इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। ठीक है, ये प्रोफेशनल डिफाइंड है लॉ में कि किनको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या डॉक्टर है, उसकी इनकम है 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए पे फ्लैट 50% उसको डिडक्शन मिल जाएगी। 50% फ्लैट डिडक्शन उसको मिल जाएगी ना, ये बेसिकली इसलिए मिलती है क्योंकि 44ADA अलाउ करता है इसको। अगर कोई बिजनेस है उसके केस में क्या है कि वो प्रिजम्पटिव इनकम जो है 44AD के हिसाब से रिपोर्ट कर सकता है। मिनिमम 8% तक जो है वो प्रिजम्पटिव इनकम दिखा के रिपोर्ट कर सकता है। मतलब 2 करोड़ अगर किसी का टर्नओवर है टोटल, तो वो जो टैक्स पे करेगा वो 2 करोड़ का 8% कितना है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा पे भी कर सकता है। ऐसी प्रोफेशनल के केस में मिनिमम 8% तो करेगा ही। तो 2 करोड़ का 8% कितना हो गया? 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। ऐसी प्रोफेशनल का जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो अगर 50 लाख का 50% होगा डिडक्शन उसका, तो 25 लाख पे करेगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है। ठीक है, डिडक्शन जो है वो कम भी ले सकता है, मतलब 50% अलाउड है प्रोफेशनल केस में, तो वो 70% पे भी टैक्स पे कर सकता है 30% डिडक्शन लेके। और जो ये प्रिजम्पटिव वाला बिजनेस का मैंने बताया, इसमें भी अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो 20% डिक्लेयर करके अपनी टैक्स ज़्यादा पे करना चाहता है तो टैक्स पे कर सकता है बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये ITR 3 और ITR 4 की बात करी। अगेन ये बिजनेस से रिलेटेड रिटर्न्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स की। तो मैंने ये वीडियो जो है आपके लिए 3 पार्ट्स में इसलिए बनाई थी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए सब कुछ। होप आपको पता लग गया है कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है, आपको पता लग गया है पर्सन्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होते हैं इनकम के हिसाब से, और तीसरा आपको पता लग गया होगा क्या कि उनकी इनकम टैक्स के रिटर्न्स कौन कौन से, ITR के नंबर्स पता लग गए होंगे। एटलीस्ट ITR 6 तक आपको पता लग गया होगा। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। इतना ओवरव्यू क्लाइंट डिस्कशन के लिए इनफ है। जो हमारी करंट टीम है, ठीक है, उनको ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि ओवर द पीरियड सीखने को मिली हो, क्योंकि कोई ऐसी रिकॉर्डिंग उनको नहीं मिली थी। तो आपके लिए एडवांटेज है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप इससे सीखें, समझें और आप आगे बढ़े। लर्निंग और अर्निंग की इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलेगी। ठीक है, कुछ ज़रूर अपीयर करें और आपको जैसा मैंने बोला है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा जो आप क्विज अपीयर करेंगे उसके लिए। ठीक है, लेकिन पूरा ये कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। जो टर्म्स कंडीशन है इंटर्नशिप की, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो हम डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी 3 वीडियोस हो गई हैं। पहला हमारा बेसिक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया कौन कौन सी सर्विसेज का होगा। दूसरा आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे कंपनी और LLP के बारे में, जो उनकी कंप्लायंसेस की हमने डिस्कशन करनी है नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में। ठीक है, और एक बोनस वीडियो भी आपके लिए मैंने बनाया है, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम की अवेयरनेस आपके लिए सबसे रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट है, तो वो उससे रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी आप वो भी देख पाएंगे।